गुड इवनिंग दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी ज्ञान में आपका स्वागत है। हमारी 7th क्लास की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी चल रही है, जिसमें हमने 3rd चैप्टर तक कंप्लीट कर लिया है। ये हमारा 4th चैप्टर है वायु। इसको हम स्टार्ट करते हैं, फिर मैं आगे की इन्फॉर्मेशन आपको बाद में देती हूँ। हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु से घनी चादर से घिरी है, जिसे वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी पर सभी जीवित जीव रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर है। यह हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है एवं सूर्य की किरणों के हानिकारक प्रभाव से हमारी रक्षा करता है। यदि सुरक्षा की यह चादर ना हो तो हम दिन के समय सूर्य की गर्मी से तप्त होकर जल सकते हैं एवं रात के ठंड से जम सकते हैं। यह वह वायु राशि है जिसने पृथ्वी के तापमान में रहने योग्य बनाया है। वायुमंडल का संगठन की इन्फॉर्मेशन आपको बाद में देती हूँ। हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु से घनी चादर से घिरी है, जिसे वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी पर सभी जीवित जीव रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर है। यह हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है एवं सूर्य की किरणों के हानिकारक प्रभाव से हमारी रक्षा करता है। यदि सुरक्षा की यह चादर ना हो तो हम दिन के समय सूर्य की गर्मी से तप्त होकर जल सकते हैं एवं रात के ठंड से जम सकते हैं। यह वह वायु राशि है जिसने पृथ्वी के तापमान में रहने योग्य बनाया है। वायुमंडल का संगठन किस प्रकार हुआ है वो देखेंगे हम। क्या आप जानते हैं कि जिस वायु का उपयोग हम सांस लेने के लिए करते हैं वास्तव में वह अनेक गैसों का मिश्रण होती है। नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन ऐसी दो गैसें हैं जिनसे वायुमंडल का एक बड़ा भाग बना है। कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन एवं हाइड्रोजन कम मात्रा में पाई जाती है। इन गैसों के अलावा धूल के छोटे छोटे कण भी हवा में मौजूद होते हैं। जो आपको चित्र में बताया गया है कि 78% नाइट्रोजन है और 21% ऑक्सीजन है। 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑर्गन है 0.93% और अन्य सभी गैसें हैं 0.04%। उसके बाद हम देखते हैं कि नाइट्रोजन वायु में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है। हम सांस लेने के लिए जिससे हम सांस लेते हैं तब फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन भी ले जाते हैं और फिर उसे बाहर निकालते हैं, परंतु पौधों को अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। वे सीधे वस्तु से नाइट्रोजन नहीं ले पाते। मृदा तथा कुछ पौधों की जड़ों में रहने वाले जीवाणु वायु से नाइट्रोजन लेकर इसका स्वरूप बदल लेते हैं, जिससे हम पौधों का प्रयोग कर सकें। ऑक्सीजन वायु में प्रचुरता से मिलने वाली दूसरी गैस है। मनुष्य एवं पशु सांस लेने में वायु से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। हरे पादप प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार वायु में ऑक्सीजन की मात्रा समान बनी रहती है। यदि हम वृक्ष काटते हैं तो संतुलन बिगड़ जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड अन्य महत्वपूर्ण गैस है। हरे पादप अपने भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं और ऑक्सीजन वापस देते हैं। मनुष्य और पशु कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। मनुष्य तथा पशुओं द्वारा बाहर छोड़ी जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पादपों द्वारा प्रयोग की जाने वाली गैस के बराबर होती है, जिससे यह संतुलन बना रहता है। परंतु यह संतुलन कोयला एवं तथा खनिज तेल आदि ईंधनों को जलाने से गड़बड़ा जाता है। वे वायुमंडल में प्रतिवर्ष करोड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी करते हैं। परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ा हुआ आयतन पृथ्वी के मौसम तथा जलवायु को प्रभावित करता है। उसके बाद हमको एक फैक्ट यहाँ पढ़ना है कि जब वायु गर्म होती है तो फैलती है और हल्की होकर ऊपर उठती है। वायु ठंडी वायु सघन और भारी होती है, इसलिए इसे नीचे रहने की प्रवृत्ति होती है। गर्म वायु के ऊपर उठने पर आसपास के क्षेत्रों से ठंडी वायु रिक्त स्थान को भरने के लिए वहाँ आ जाती है। इस प्रकार वायु चक्र चलता रहता है। इसमें हमें कुछ पेपर कटिंग्स बताई गई है, तो आपको इसमें एक एस्से का बहुत अच्छा टॉपिक भी मिल सकता है। क्या वायुमंडलीय तापन आज के विश्व के लिए गंभीर समस्या है? तो इस पर हम एक अच्छा सा एस्से भी लिख सकते हैं यूपीएससी के रिगार्ड। अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, वायु की संरचना। हमारा वायुमंडल 5 परतों से विभाजित है, जो कि मैंने आपको पहले पिछले अध्याय में बताया था कि वायुमंडल की परतें हैं, जैसे शोभमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, बाह्यमंडल एवं बहिर्मंडल। जो पृथ्वी की सतह है वो शोभमंडल से आरंभ होती है। शोभमंडल यह पृथ्वी परत वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। हम इसी मंडल में मौजूद वायु में सांस लेते हैं। मौसम की लगभग सभी घटनाएं जैसे वर्षा, कोहरा, ओलावर्षण इसी परत के अंदर होती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे समतापमंडल। शोभमंडल के ऊपर का भाग समतापमंडल कहलाता है। यह लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। यह परत बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं के लगभग मुक्त होती है। इसके फलस्वरूप यहाँ की परिस्थितियाँ हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती है। समतापमंडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें ओजोन गैस की परत होती है। यह परत सूर्य से आने वाली हानिकारक गैसों से हमारी रक्षा करती है। मध्यमंडल जो होता है वो यह वायुमंडल की तीसरी परत है। यह समतापमंडल के ठीक ऊपर होती है। लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली होती है। अंतरिक्ष में प्रवेश करने पर उल्का पिंड इस परत पर आने पर जल जाते हैं। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे बाह्यमंडल। बाह्य वायुमंडल में बढ़ती हुई ऊंचाई के साथ तापमान भी अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। आयन मंडल इस परत का एक भाग है। 80 से 400 किलोमीटर तक फैला है। रेडियो संचार के लिए इस परत का प्रयोग किया जाता है। वास्तव में पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगे इस परत पर पुनः टकराकर पुनः पृथ्वी पर परावर्तित कर दी जाती है। बहिर्मंडल जो होता है उसमें वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत एवं बहिर्मंडल के नाम से जानी जाती है। यह वायु की पतली परत होती है। हल्की गैसें जैसे हीलियम, हाइड्रोजन यही अंतरिक्ष में तैरती रहती है। उसके बाद हम नेक्स्ट एक फैक्ट पढ़ेंगे। पृथ्वी की सूर्य की ऊर्जा 2 अरबवां भाग, जो मतलब पृथ्वी सूर्य की ऊर्जा के 2 अरबवां भाग का केवल एक भाग ही प्राप्त करती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, उससे पहले एक ये डायग्राम बताया गया कि शोभमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, बहिर्मंडल, इसका पूरा एक डायग्राम बताया गया और ये तो हमने बताई दिया आपको कि कौन सा किस किलोमीटर पर मौजूद है। उसमें ये डायग्राम भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है मौसम एवं जलवायु। क्या आज वर्षा होगी? क्या आज दिन साफ होगा? धूप निकलेगी? कितनी बार हमने क्रिकेट प्रेमियों के मुंह से एक दिवसीय मैच के भविष्य पर अनुमान लगाते हुए सुना कि यदि कल्पना करें कि हमारा शरीर एक रेडियो है और मस्तिष्क उसके स्पीकर, तो मौसम वह है जो इसके नियंत्रण बटनों से छेड़छाड़ करता रहता है। मौसम वायुमंडल की प्रत्येक घंटे एवं दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है। आर्द्र एवं नर्म मौसम किसी भी चिड़चिड़ा बना सकता है। अच्छा हवादार मौसम हमें आनंद देता है और हम घूमने की योजना भी बना सकते हैं। मौसम नाटकीय रूप से प्रतिदिन बदलता है, किंतु दीर्घकाल में किसी स्थान का औसत मौसम उस स्थान की जलवायु बताता है। क्या आप समझ गए हैं कि मौसम को दैनिक पूर्वानुमान क्यों कहते हैं? नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं कि तापमान क्या होता है।
तापमान की बात करते हैं हम। टेम्परेचर आप प्रतिदिन जिस तापमान का अनुभव करते हैं वह वायुमंडल का तापमान होता है। वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता के परिमाण को तापमान कहते हैं। वायुमंडल का तापमान केवल दिन और रात में ही नहीं बदलता बल्कि ऋतुओं के अनुसार भी बदलता है। शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु ज़्यादा गर्म होती है। उसके बाद हमको तापमान के कुछ यंत्र अलग अलग दिख जाते हैं, जैसे तापमापी तापमान नापता है, वायुदाब मापी वायुदाब नापता है, वर्षा मापी वर्षा को नापता है और वर्षा दीर्घदर्शी पवन की दिशा को बताता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि आतपन क्या होता है। एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है उसे आतपन कहते हैं। आज में सूर्याताप की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है, इसलिए तापमान उसी प्रकार घटता जाता है। क्या अब आप समझ गए कि ध्रुव बर्फ से क्यों ढके हुए हैं? यदि पृथ्वी का तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है तो इतनी गर्म हो जाएगी यहाँ कुछ फसलें नहीं उग सकेंगी। गांवों की अपेक्षा नगरों का तापमान बहुत अधिक होता है। दिन के समय ये एसाफल्ट से बनी सड़कें एवं धातु की कंक्रीट से बने भवन गर्म हो जाते हैं। रात के समय यह ऊष्मा मुक्त हो जाती है। नगर के भीड़ वाले ऊंचे भवन गर्म वायु को रोक लेते हैं, इससे नगरों का तापमान बढ़ जाता है। उसके बाद एक आपको फैक्ट्स मिलेगा यहाँ पर कि तापमान को मापने की मापक इकाई डिग्री सेल्सियस है। इसका आविष्कार एडर्स सेल्सियस ने किया था। सेल्सियस पैमाने पर जल 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है और उबलता 100 डिग्री सेल्सियस पर है। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं वायुदाब। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि वायु हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल लगाती है, किंतु हम उसका अनुभव नहीं करते हैं। यह इसलिए होता है क्योंकि वायु का दाब हमारे ऊपर की सभी दिशाओं से लगता है और हमारा शरीर विपरीत बल देता है। पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायुदाब कहलाता है। वायुमंडल के ऊपर की ओर जाने पर दाब तेजी से गिरने लगता है। समुद्र स्तर पर वायु दाब सर्वाधिक होता है, ऊंचाई पर जाने पर घटता जाता है। वायु दाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है। अधिक तापमान वाले क्षेत्र को वायु गर्म होकर ऊपर उठती है, यह निम्न दाब क्षेत्र बनाता है। निम्न दाब बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम से साथ जुड़ा होता है। कुछ तापमान वाले क्षेत्रों में वायु ठंडी होती है, इसके फलस्वरूप ये भारी होती है। भारी वायु निमज्जित होकर उच्च दाब क्षेत्र बनाती है। उच्च दाब के कारण स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश होता है। वायु सदैव उच्च दाब से निम्न दाब की ओर गमन करती है। ये एक फैक्ट जो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि हम रिक्त स्थान में भी हमसे पूछा जा सकता है कि वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर गमन करती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टॉपिक पवन क्या है। तो पवन उच्च दाब क्षेत्र में निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को पवन कहते हैं। आप पवन को काम करते देख सकते हैं। जब यह सड़क पर गिरी पत्तियों को उड़ाती है, हम तूफान के समय पेड़ों को उखाड़ देती है। कभी कभी जब पवन धीरे बहती है तो आप इसे महीन धूल या धुएं को उड़ाते देख सकते हैं। कभी कभी पवन इतनी तेज होती है कि इसके विपरीत दिशा में चलना कठिन हो जाता है। आपने अवश्य अनुभव किया होगा कि तेज पवन में छाता लेकर चलना आसान नहीं है। 3 अन्य उदाहरण सोचिए जैसे तेज पवन के कारण आने वाली समस्या उत्पन्न होती है। अब पवनों को हमने 3 वर्गों में डिवाइड कर दिया है, जैसे स्थायी पवने, मौसमी पवने और स्थानीय पवने। स्थायी पवने क्या होती है? जो व्यापारिक पश्चिमी एवं पूर्वी पवने। स्थायी पवने होती है ये वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती है। उसके बाद मौसमी पवने जो होती है वो ऋतुओं के अनुसार अपनी दिशा बदलती रहती है। उदाहरण के लिए भारत में मानसूनी पवने। स्थानीय पवने वो होती है जो छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलती है। उदाहरण के लिए स्थल एवं समुद्री समीर। उसके बाद आपको एक वायुदाब पेटियों का एक एग्जाम्पल यहाँ पे चित्र के द्वारा बताया गया है, और जो हमने पढ़ा था कि भूमध्य रेखा, मकर रेखा, कर्क रेखा इससे जो होकर जाती है। आप इस डायग्राम को देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि पवन कहाँ से कब और कैसे चलती है। उसके बाद हम पढ़ते हैं एक चक्रवात। प्राकृतिक आवेश। भारत के पूर्वी समुद्र तट पर स्थित उड़ीसा में बंगाल की खाड़ी से उठने वाले चक्रवातों का खतरा बना रहता है। 17 से 18 अक्टूबर 1999 को राज्य के 5 प्रदेशों में जिलों में चक्रवात आया था। 29 अक्टूबर 1999 को एक अन्य महाचक्रवात आया जिसने राज्य के एक बड़े भाग में तबाही मचाई। मुख्य पवन का वेग वर्षा एवं ज्वारीय प्रोत्कर्ष से हानि हुई। 260 किलोमीटर प्रति घंटे तक में वेग वाली पवन 36 घंटे से भी ज़्यादा समय तक चलती रही। तीव्र वेग वाली इस पवन ने पेड़ों को उखाड़ दिया एवं कच्चे घरों को नष्ट कर दिया। अनेक औद्योगिक भवनों एवं अन्य घरों की छतें भी उड़ गई। विद्युत आपूर्ति एवं टेलीफोन लाइनें पूरी तरह से कट गई। चक्रवात के फलस्वरूप लगातार 3 दिनों तक भारी वर्षा होती रही। इस कारण जो नुकसान हुआ है उसको हमने जो हमारी फसलें नष्ट हो गई, 7 से 8 मीटर ऊंचा ज्वारी तरंगे आ गई, जिसके कारण तैयार खड़ी धान की फसल पूरी नष्ट हो गई। आपको चक्रवात द्वारा जो विनाश हुआ है वो इस डायग्राम में बताया गया है। यहाँ पढ़ लीजिएगा, जो एक फैक्ट बताया गया है जो न्यूज़पेपर में आया था कि कहाँ कब चक्रवात आया है। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि आर्द्रता क्या होती है। जब जल पृथ्वी एवं विभिन्न जलाशयों से वाष्पित होकर यह जलवाष्प बन जाता है। वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा आर्द्रता कहलाती है। जब वायु में जलवाष्प की मात्रा अत्यधिक होती है और उसे हम आर्द्र दिन कहते हैं। जैसे जैसे वायु गर्म होती जाती है, ऐसे जलवाष्प धारण करने की क्षमता बढ़ जाती है और इस प्रकार यह और अधिक आर्द्र हो जाती है। आर्द्र में कपड़े सूखने में काफ़ी समय लगता है। हमारे शरीर से पसीना आसानी से नहीं सूखता और हम असहज महसूस करते हैं। जब जलवाष्प ऊपर उठता है तो यह ठंडा होना शुरू हो जाता है। जलवाष्प संघनित होकर ठंडा होकर जल की बूंद बनाते हैं। बादल इन्हीं जल बूंदों से का ही एक समूह होता है। जब जल की ये बूंदें इतनी भारी हो जाती हैं कि वायु में तैर ना सके तो ये वर्षण के रूप में नीचे आ जाती हैं। उसके बाद है इसी का नेक्स्ट टॉपिक है कि इसमें देखो डायग्राम में बताया गया है कि चक्रवाती वर्षा क्या होती है, पर्वतीय वर्षा क्या होती है, संवहनीय वर्षा क्या होती है। आकाश में उड़ते हुए जेट हवाई जहाज पीछे सफ़ेद एक पथ चिन्ह छोड़ जाते हैं। इन इंजनों से निकली नमी संघनित हो जाती है। वायु के गतिमान न रहने की स्थिति में यह संघनित नमी कुछ देर तक पथ के रूप में दिखाई देती है। पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला वर्षण वर्षा कहलाता है। ज़्यादातर भूमि जल वर्षा जल से ही उत्पन्न होता है। पौधे जल संरक्षण में मदद करते हैं। जब पहाड़ी पार्श्वों से पड़े पेड़ काटे जाते हैं तो वर्षा जल अनावृत पहाड़ों से नीचे बहता है और निचले इलाकों में बाढ़ का कारण बनता है। क्रियाविधि आधार पर वर्षा के 3 प्रकार होते हैं, जैसे संवहनीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा और चक्रवाती वर्षा, जो कि मैंने आपको भी बता दिया है।
पौधों तथा जीव जंतुओं में जीवित रहने के लिए वर्षा का महत्वपूर्ण है। वर्षा होना बहुत महत्वपूर्ण है। उसके साथ धरातल को ताज़ा जल प्रदान होता है। यदि वर्षा कम हो तो जल की कमी एवं सूखा हो जाता है। इसके विपरीत अगर वर्षा अधिक हो तो बाढ़ आ जाती है। वर्षण के दूसरे रूप जैसे हिम, सहिम, वृष्टि तथा ओला है। यह हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको चैप्टर अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। और ये क्वेश्चन आंसर है जो आप करने की कोशिश करिएगा। जो क्वेश्चन आंसर बहुत सिंपल है क्योंकि जो हमने चैप्टर पढ़ा है उसी में क्वेश्चन आंसर है। आप करने की कोशिश करिएगा। नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ध्यान रखें अपना। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, बाय।